Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो आपका प्रीवियस इससे जस्ट पहले जो आपका एग्जाम हुआ था वो 2022 में कंडक्ट हुआ था और उसमें हम पहली शिफ्ट जो कि 26 सितंबर 2022 में आपका शिफ्ट 1 का हम पेपर अभी डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको इसके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट करा दिया था, है ना। आज हम कवर करेंगे इसके जीके के क्वेश्चंस, जिससे कि आपको आइडिया भी लगेगा। क्योंकि इसमें क्या है कि अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जेसीए के एग्जाम में यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से लेकर के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से केसेस के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, वो उसका भी आइडिया लगेगा। और अदर जो आपका जीके का पार्ट है उसमें किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम उसमें थोड़ा सा और डिटेलिंग का काम भी करेंगे, जैसा कि मेरे हर सेशन में होता है कि एक क्वेश्चन के आसपास पेरिफेरी में जो भी चीजें बनती हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करके चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन को। हम्म। अच्छा, ये हम एक बार जीके के पार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा, ये आ गया अपना जीके का पार्ट। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर वुमेन वाज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली बिटवीन। तो क्या होता है, जो आपका यूएन है यानी कि जो यूनाइटेड नेशंस है, इन्होंने कई सारे डिकेड्स को डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर डिकेड है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल डिकेड फॉर वुमेन की ही बात करूँ, तो ये 1976 से लेकर के 1985 का जो पीरियड था, इसको डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल डिकेड फॉर वुमेन। अभी मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिकेट्स हैं जो कि लिखवाऊंगा, तो वो भी आप उसे नोट डाउन कर लेना, याद कर लेना। इससे रिलेटेड एक और बात याद रखना कि जो वुमेन को लेकर के पहला वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था, याद रखिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन, ठीक है, वॉज हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था सबसे पहली बात, तो ये हुआ था मैक्सिको में। कौन से ईयर में हुआ था, तो 1975 में हुआ था। जिसमें कि डिक्लेयर इसी मतलब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में डिक्लेयर किया गया था कि जो अगले 10 साल होंगे, यानी कि 1976 से लेकर के 85 का जो पीरियड होगा, उसे हम इंटरनेशनल डिकेड फॉर वुमेन डिक्लेयर करते हैं। उसमें बेसिकली अब क्या काम होगा, जेंडर इक्वलिटी को लेकर के काम होगा, और जो भी जेंडर रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर किया जाएगा, वुमेन डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा, वुमेन्स को इकोनॉमिकली एम्पावर किया जाएगा। तो एक्चुअली ये कुछ गोल्स होते हैं। बट अगर आपको ये समझ में आता है कि वुमेन को लेकर के बात की जा रही है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये दो तीन पॉइंटर्स होंगे ही होंगे, है ना। अच्छा, एक बात और याद रखना, यहीं पे क्या हुआ आपका 1975 में, आपको ये बात समझ आती है कि वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन जो है यहाँ पे पहली कॉन्फ्रेंस हुई। तो इसी कॉन्फ्रेंस के अंडर जो है आपका इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन सेलिब्रेट करने की बात की गई। इंटरनेशनल डे फॉर विमेन। तो हम कौन सी तारीख को मनाते हैं, याद रखिएगा, हर साल 8 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर विमेन, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, करंट अफेयर में भी पूछ सकते हैं या जो भी है, लेकिन आपको इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। अब मैं कुछ डिकेट्स लिखा रहा हूँ, इनको आप याद रखिएगा। देखो, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है 2018 से 2028 का डिकेड। ये जो डिकेड है, ये डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन, ठीक है, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन। अब किसका एक्शन भाई, किस पे एक्शन लेना है हमें, तो वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्या हम इंटरनेशनल डे ऑफ वाटर मनाते हैं, अगर मनाते हैं तो कौन सी डेट को मनाते हैं, ठीक है। ये आप खुद से एक बार ढूंढिएगा भी, और इसका आप मुझे आंसर भी दीजिएगा, ठीक है। एक सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर भी टिकट डिक्लेयर किया गया था 2011, नहीं नहीं 2014, जब मोदी जी सरकार में आए थे ना, तो 2014 से लेकर के 24। ये थोड़ा सा आप ना रिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला 2014, तो अब आपको पता है 2014 में मोदी जी आए थे, तो ऐसा याद रख लेना रिलेट करके कि भाई सस्टेनेबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो ये एक डिकेड आप अपने माइंड में रख सकते हो। ये क्या है, ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए थोड़ा से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि एक आपका सबसे पहला वाला डिकेड भी पूछ लिया जाता है, जैसे ये जो इंटरनेशनल डिकेड्स हैं आप देख रहे हो, 76 से 86 हो गया, 2018 से 28 हो गया। तो सबसे पहला जो यूनाइटेड नेशंस डिकेड आया था वो आया था 1960 में। तो 1960 से 70 के पीरियड को डिक्लेयर किया गया था यूनाइटेड नेशंस, को मैं यूएन ही लिख देता हूँ, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट डिकेड, ठीक है। ये भी याद रखना, और ये सबसे पहला डिकेड था, यानी कि पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस की। अच्छा, एक बात तो बताओ जरा, यूनाइटेड नेशन के बारे में बताओ मुझे, कब ये फॉर्म हुआ था।
तो यूनाइटेड नेशंस बना था आपका 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। और 1971 से इन्होंने यूनाइटेड नेशंस डे मनाना शुरू कर दिया 24 अक्टूबर को। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आता है यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाते हैं, तो भाई क्या बोलोगे, 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं अपना यूनाइटेड नेशंस डे, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको डिकेड्स, एक दो और लिखाता हूँ। तो 2003 से लेकर के 2012 का जो पीरियड है उसको, हाँ यहाँ लिखता हूँ, 2003 से लेकर के 2012 का जो पीरियड है ये डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस या फिर इंटरनेशनल करके भी बोल सकते हो, लिटरेसी डिकेड, ठीक है, लिटरेसी डिकेड। तो यहाँ पर बेसिकली बात की गई कि हम सभी को जो है एजुकेशन देंगे। थीम इसका एक्चुअली में था एजुकेशन फॉर ऑल, बट थीम इतने पुराने का पूछा नहीं जाता तो मैं वो लिखा भी नहीं रहा हूँ, है ना। अच्छा, एक यहीं से 2003 के आगे आप जाओगे, 2005 से लेकर के 2015, 2005 से लेकर के 2015 का जो पीरियड है इसको डिक्लेयर किया गया था अपना ये वाटर फॉर लाइफ, है ना। यानी कि पानी से रिलेटेड ये एक और आपका निकल के आता है, क्या हो गया, वाटर फॉर लाइफ, ठीक है। अच्छा, अब पॉवर्टी को लेकर भी यार एक आया था, एक तो आया था आपका 2008 में, ठीक है, 2008 से लेकर के 17 ये आया था इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को लेकर के। लेकिन जहां तक मुझे याद है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी को लेकर के इनका एक और इससे पहले भी इन्होंने एक डिकेड को डिक्लेयर किया था, बिकॉज ये जो 2008 वाला था ना इसको बोलते हैं सेकेंड डिकेड ना, सेकेंड डिकेड फॉर इंटरनेशनल इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये देखो ये 2017 है, पहला आया था आपका 1997 में, हाँ। तो 1997 से आप 10 साल लगा लो, कितने हो जाएंगे, 2006। तो 1997 से 2006 का जो डिकेड था इसको डिक्लेयर किया गया था इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डिकेड। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ पूछा जाता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी डिकेड तो आप करेंगे ये वाला ऑप्शन टिक। अगर पूछा जाता है सेकंड इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी तो ये टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी करके क्वेश्चन पूछा है और ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है तो आप कोई भी एक मार्क कर सकते हो, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूएन डिकेड हो गए या फिर इंटरनेशनल डिकेड्स हो गए, इनको नोट डाउन करके रख लेना, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि करेक्ट मैच करो। अच्छा जी, खरीफ क्रॉप है पैडी एंड मेज, बिल्कुल सही बात है भाई, खरीफ क्रॉप पैडी भी होती है मेज भी होती है, पहला ही आंसर हो जाएगा मेरे ख्याल से। केमिकल फर्टिलाइजर, एनिमल एक्सक्रीटा, काऊ डंग, क्या ये केमिकल फर्टिलाइजर है, बिल्कुल नहीं है। ऑर्गेनिक मैन्योर, क्या यूरिया और सुपर सल्फेट ऑर्गेनिक मैन्योर है, नहीं है। रबी क्रॉप कौन सी होती हैं बताओ जरा एक बार। अच्छा, रबी क्रॉप को, अभी देखो सर्दियां चल रही हैं तो बेसिकली रबी क्रॉप को हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। क्यों भैया विंटर क्रॉप बोलते हैं, क्योंकि इनको जो हम उगाते हैं ना रबी क्रॉप्स को, इनको हम अक्टूबर के महीने से लेकर के नवंबर के महीने के बीच में उगाते हैं। और जो खरीफ क्रॉप होती हैं इनको हम काटते हैं सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। और इसमें हम उगाते तो अक्टूबर के टू नवंबर के बीच में है, लेकिन हम इन्हें काटते हैं स्प्रिंग सीजन में, है ना, जब गर्मी का ऑनसेट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है आपका। अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें, पैडी मेज तो खरीफ होती, सॉरी ये कहाँ चला गया, अरे यार रबी क्रॉप कहाँ चला गया, अरे इसके ऊपर ही तो है। अच्छा, इसमें ऑप्शन ये भी साथ में दिए हैं देखो, ये है रबी क्रॉप में कॉटन और सोयाबीन। कॉटन सोयाबीन नहीं होता इसमें, आप डाल लो भैया, वीट हो सकता है आपका रबी क्रॉप, या फिर बार्ली हो सकता है, ओट्स हो सकता है। ये समझ रहे हो ना, ये सारी की सारी फसल गर्मियों में कटती है। वीट की हो गई, बार्ले की हो गई, पल्सेस की हो गई, है ना। ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे फिर भी समझ आता है। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अब ये बात आ जाती है कि यहाँ पे आपको कुछ कुछ क्वेश्चन केसेस से भी देखने को मिलेंगे, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, या तो आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हों पिछले 2-3 साल में, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही हों, है ना, पहले के भी हों, जैसे पॉलिटी के हो गए या जो भी अदर केसेस हैं, या फिर आपका करंट में अभी चल रहा हो, है ना, रिसेंट करंट में चल रहे हो कोई केस। तो ये 3 केसेस इस तरीके के आपको याद रखने ही होंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से पूछ लिए जाएं, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा है स्मोकिंग वाला। तो भैया यहाँ पे जो स्मोकिंग से रिलेटेड केस हुआ था वो था देवड़ा का। देवड़ा, यूनियन ऑफ इंडिया, हाँ ये रहा, मुरली एस देवड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस मेरे ख्याल से 2001 में हुआ था, है ना। इसका ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है,
कौन से ईयर में हुआ था, लेकिन मुझे ये याद है कि भैया ये इस केस की वजह से 2008 में ना एक आपका एक्ट आया था, ये वाला कोटपा एक्ट है ना। इसकी वजह से एक एक्ट आया था कोटपा, जो बेसिकली क्या कहता है, सिगरेट्स सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, है ना। तो ये था आपका कोटपा, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट, ये 2008 में आया था। और इसमें एक सेक्शन है जो कहता है कि जो भी पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करते हैं वो क्या होगा, यहाँ पे उसके ऊपर फाइन लगेगा या जो भी है, मतलब एक तरीके से आपका ये प्रोहिबिटेड है। और जब कोर्ट में इसके ऊपर दलीलें दी गई जो भी हुआ, तो उन्होंने 51A आर्टिकल का भी हवाला दिया। 51A आर्टिकल समझते हो भैया, किसमें आता है ये, फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात चली गई है तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये 51A आर्टिकल कौन से पार्ट में आता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली तो थी नहीं, तो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू और कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, है ना। और अगर हम देखते हैं कि आज के टाइम पे टोटल कितनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो लास्ट में आपका 86th अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी। यहाँ पे आप मुझे स्टार्टिंग वाला जरूर बताइएगा कि कौन से अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पे स्टार्टिंग में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, और स्टार्टिंग में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज थी, बिकॉज 86 जो आया 2002 में, 86 आया था 2002 में, इसके थ्रू तो भैया 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हो गई थी। ठीक है, तो ये कहानी है। तो इसमें आपको आई गेस इतनी बातें याद रख लेना, कोटपा का एक्ट है, कोटपा का सेक्शन 4 है ये, है ना। सेक्शन 4 के तहत क्या बोला गया कि भैया पब्लिक प्लेसेस पे आप जो है टोबैको का कंजम्पशन नहीं कर सकते हो, सिगरेट हो गया या जिससे मतलब बेसिकली यहाँ पे उनकी सिगरेट बीड़ी, अब कुछ होंगे बीड़ी का नहीं है क्या, बीड़ी का भी है, क्या बोल रहा है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, एक पैसिव, जैसे कि आपके पास में खड़े होके अगर कोई सिगरेट पी रहा है या बीड़ी पी रहा है या जो भी ऐसा टोबैको प्रोडक्ट है, तो उसका कहीं ना कहीं आप भी उसके पैसिव कंज्यूमर बन रहे हो, ठीक है। वो हो सकता है आपके ऊपर भी इफेक्ट डाले, तो ये कहानी है। अगर आपको अब ऐसा दिखता है, अगर और आपको पहले नहीं पता था, तो आप उस पर्सन की जो है कंप्लेन कर सकते हो, याद रखिएगा ये। अगर आपको अनईजीनेस हो रही है और वो पब्लिक प्लेस में है, तो आप क्या क्या कर सकते हो भाई, कंप्लेन जो है रेज कर सकते हो। ये क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटल, बता दो भैया फटाफट। फेरस, अब सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि फेरस मेटल क्या होते हैं, नॉन फेरस मेटल क्या होते हैं, हाँ कि नहीं, क्यों भाई, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इसके नाम से ही समझ में आता है ना कि भाई फेरस बोले तो फेरस का मतलब क्या होता है, आयरन, है ना। तो जिस भी मेटल में आपको आयरन का थोड़ा सा कंपाउंड या उसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी, वो फेरस मेटल होगा। जिसमें आयरन का कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा, वो आपका नॉन फेरस होगा। तो सीधी सी बात है, मैंगनीज में होता है, कॉपर में होता है कि नहीं होता है बात करेंगे, निकल में होता है, क्रोमियम में होता है। तो बेसिकली ये मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, ये तो फेरस के एग्जाम्पल हैं। बट कॉपर जो है वो नॉन फेरस मेटल होता है। और भी एग्जाम्पल लेना चाहो यार, देखो दुनिया जहान के हैं, अब इसे कैसे पता करोगे, जो भी मेटल मैग्नेट से नहीं चिपकेगा वो क्या हो जाएगा, नॉन फेरस हो जाएगा। और अगर जो चिपक जाएगा थोड़ी सी भी यहाँ पे इसके साथ में अट्रैक्शन दिखाएगा मैग्नेट के साथ, तो भैया वो फेरस मेटल हो जाएगा, है ना। कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, लेड हो गया, टंगस्टन हो गया। तो ऐसे दुनिया जहान के हैं ना, ऐसे लिखाऊंगा तो पता नहीं कितने होंगे, लेकिन कुल मिला के कंसेप्ट आपको समझ आ गया कि नहीं, है ना। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, अच्छा जी, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बेसिकली कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट यहाँ पे आपकी की जा रही है। तो ये यार अब एक्सप्लेन करने में तो बहुत भारी सा प्रिंसिपल होता है, अगर आपको सस्ती लल्लू पंजी लैंग्वेज में समझना है तो ऐसे समझ लो कि इसमें हम, जैसे इनक्रिप्शन में क्या होता है, इनक्रिप्शन में इनक्रिप्टेड की का यूज करते हैं दो लोगों के बीच में जब भी कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पे ना फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स होती है एक, क्या होती है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज का यहाँ पर यूज करते हैं जब भी दो पार्टीज के बीच में कम्युनिकेशन करना हो। तो बेसिकली इसका यूज कहाँ पर होता है, डेटा कम, डेटा सिक्योरिटी आंसर बता रहा है क्या, डेटा सिक्योरिटी इसका आंसर नहीं होगा भैया, डेटा कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन एक डेटा कम्युनिकेशन का तरीका है। हाँ जी, तो ये टेक्नोलॉजी डेटा कम्युनिकेशन से डील करती है। इसका आंसर इन्होंने गलत दिया है। डेटा सिक्योरिटी नहीं होगा। डेटा सिक्योरिटी है, लेकिन प्राइम जो क्वांट क्यू के डी का यूज है वो कम्युनिकेशन को लेकर के है। ठीक है। तो बाकी डेटा सिक्योरिटी भी ये कह सकते हैं, बट वो इसका सेकेंडरी यूज होगा। डेटा सिक्योरिटी इज नॉट इज द प्राइमरी यूज। ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन अगर इन्होंने ऑप्शन में दिया है तो डेटा कम्युनिकेशन ही पहला आंसर होगा। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? बता दो भैया। इंडिया इज अ पार्टी टू द UNFCCC। इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द UN कन्वर्जन नोटिफिकेशन। ठीक है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर। अच्छा, इन्होंने कुल मिला के कुछ आपको फैक्ट्स दे दिए हैं और पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे गलती पूछ रहा है ना, क्योंकि सही तो है। ठीक है, तो यार इसमें जो है एक ये तो करेक्ट ही है। देखो, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये तो जोधपुर में है, सही बात है। एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ थीमेटिक प्रोग्राम नेटवर्क TPN का पार्ट है इंडिया। अब भाई मुझे कंफ्यूजन है इन दोनों में कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का इंडिया पार्ट है या नहीं है, या अच्छा ये देखो भाई, इन्होंने इसमें लिखा है इंडिया इज नॉट अ पार्टी टू द UN कन्वर्जन ऑफ कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो इंडिया इसका पार्ट है। ये बेसिकली क्या होता है कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन? ये लैंड से रिलेटेड एक इन्होंने यहाँ पे UNCCD बेसिकली ये सेटअप हुआ था 1994 में, है ना, एक एग्रीमेंट है ये। और इसमें जो है लैंड को रिस्टोर करने को लेकर के जो है इसमें नियम कानून बनाए गए हैं। तो एक यहाँ पे COP भी बैठता है। तो खैर इसमें इंडिया इसका पार्ट है। ठीक है। और इंडिया क्लाइमेट चेंज का भी पार्ट है, UNFCCC। ठीक है। चलिए अगले वाले सवाल पे आते हैं। हु कॉइंड द फ्रेज ग्लोबल विलेज? ये तो काफी इंपॉर्टेंट है यार। ग्लोबल विलेज किसने कॉइन किया? तो यहाँ पे मैकलुहान थे। ये मैकलुहान, हाँ ये रहे, मार्शल मैकलुहान थे। इन्होंने एक बुक इनकी आई थी द गेटेनबर्ग गैलेक्सी करके, है ना, गैलेक्सी। तो इस बुक में इन्होंने बेसिकली और मीडिया को लेकर के बात की थी, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो इन्होंने क्या कहा कि मीडिया के थ्रू उस टाइम पे, और जब इन्होंने ये बुक निकाली ना, ये निकाली होगी इन्होंने 1965-66 के आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता मेरे को, शायद 65 या 67 कुछ था। तो तब इनकी ये बुक आई थी, तो इन्होंने उसमें ग्लोबल विलेज टर्म का यूज किया था। ये तो मतलब आपको 6th क्लास की NCERT में देखने को मिलेगा, 5th 6th में ही पढ़ाया जाता है ये तो ग्लोबल विलेज का इन्होंने इसमें कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने क्या बोला भाई, मीडिया के थ्रू अब क्या हो रहा है ना कि सब लोग आसानी से एक दूसरे के साथ जुड़ते जा रहे हैं। उस टाइम पे तो रेडियो होते थे, रेडियो टेलीविजन वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह की, कैसे इधर की न्यूज़ उधर इतनी जल्दी पहुंच जा रही है, सब लोगों को सबके बारे में पता चलता जा रहा है कहाँ क्या चल रहा है। तो एक तरीके से पूरा विश्व क्या है, एक ग्लोबल विलेज की तरह, मतलब एक विलेज जो है ये बन चुका है। बिकॉज जो हम कंजम्पशन है मीडिया का, वो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो और आज के टाइम पे तो खैर कहना ही क्या है, ग्लोबल विलेज के अब तो पल पल की खबर मिल जाती है, इंटरनेट आ चुका है, सबके हाथ में एक्सेस है, फ़ोन है। तो अब तो खैर ये पुरानी बातें होंगी। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? अब देखो यहाँ पे आप एक बात याद रख लो कि आपको सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो आपने पूरे याद करने ही हैं कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उस कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, क्या उसकी वर्किंग है, कौन उसके एज ऑफ नाउ हेड है, ठीक है, और किस लोकेशन पे उसके हेडक्वार्टर है। ये शायद यही बात है ना। तो ये चीज़ 4-5 चीज़ें हैं जो आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। मुझे बता देना, नहीं तो मैं करा दूंगा, या फिर इस चैनल पे बहुत पहले ये सब कराया गया है, पीछे की वीडियो देखनी हो तो देख लेना। अच्छा जी, ILO। तो इसका अगर हम बात करें स्टार्टिंग कब ये ILO जो है बना था, तो 1919 में बना था। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात करो तो 11 अप्रैल। ठीक है। तो 11 अप्रैल 1919 को जो है आपका ये बन के तैयार हो गया ILO। इसके हेडक्वार्टर हो जाते हैं आपके जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, है ना, जहाँ पे स्विस बैंक भी है। तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में आपके इसके हेडक्वार्टर हो गए। अच्छा, और अगर आप इसमें याद रखना चाहो, कितने कंट्रीज इसके मेंबर हैं, ये याद रखने की बात है।
कि एज ऑफ नाउ यहाँ पे 186 जो है कंट्रीज पार्ट हैं आईएलओ के, और अभी कितनी कंट्रीज रिकॉग्नाइज हैं? 193 कंट्रीज जो है रिकॉग्नाइज की जाती हैं, है ना। तो ये हो गया। और हाँ, इसके हेड का नाम याद रख लो यार। इसके हेड का नाम है ये हुंगियो बुंगियो करके हैं कोई, हुंगबो ऐसा कुछ करके नाम है। मेरे को इनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा। हुंगबो या हुंग ऐसे ही कुछ नाम है। एक बार आप ये कर लीजिएगा, है ना, इसको सर्च भी कर लीजिएगा। जहां तक मुझे याद है यही नाम होगा। तो ये है इसके हेड एज ऑफ नाउ, ठीक है। और अगर हम इसके उसकी बात करें कि इसका क्या टारगेट है, मतलब इसका गोल क्या है आईएलओ का, किस गोल के थ्रू इसको फॉर्म किया गया, तो इसका गोल है सोशल सिक्योरिटी एंड डिसेंट वर्क, है ना। यानी कि जो भी लेबर है, यानी कि इसका बेसिकली काम क्या है ना, जो भी ह्यूमन लेबर राइट हैं उनको पूरे वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइज कराना, अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन, एक डिसेंट वर्क कंडीशन प्रोवाइड कराना किसी भी बंदे के लिए, और एक इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को सेट करना। अब हम इतने से ज्ञान के साथ जरा बात देखते हैं कि क्या क्या करेक्ट हो सकता है। चलिए भाई। अच्छा, अब अगर आप इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको जरा सा थोड़ा सा यहाँ पे आपकी नॉलेज ना इन्होंने टेस्ट करी है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। अब जिस बंदे को ये पता है ना कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुई थी, और जिसको ये पता है इसकी फॉर्मेशन की डेट क्या है, वो तो इसको आंसर करके आ जाएगा बिल्कुल करेक्ट। जिसको नहीं पता है वो देखो, जिस बंदे ने ये आंसर दिया है, आंसर गिवन ये वाला, वो इसको गलत करके आ जाएगा। बात समझ रहे हो? कभी भी ऐसे जो जेनेरिक स्टेटमेंट होते हैं वो इनकरेक्ट नहीं होते हैं। अब आप देखिए ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कब हुई? जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ। भाई वर्ल्ड वॉर वन जो खत्म हुआ वो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के थ्रू ही तो खत्म हुआ था। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई 28 जून 1919 में। देखो डेट का ही खेल है। ये आपका फॉर्म कब हुआ? 11 अप्रैल को। अब अप्रैल पहले आता है या जून? ये बोल रहा है कि इट वाज क्रिएटेड बिफोर द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। तो बिल्कुल सही बात है भाई, हाँ की ना। तो आपका ये तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है ये? अच्छा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इट सेलिब्रेटेड 100th एनिवर्सरी इन 2019। अगेन डेट का खेल, 1919 में फॉर्म हुआ, तो ऑफ कोर्स ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इट बिल्ड अ एथिकल एंड ओके 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 ओके, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन में नॉट करेक्ट ही पूछा है, सही तो दे रहा है फिर ये आंसर। तो ग्लोबलाइजेशन से जो है ये रिलेटेड नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की या वर्क कंडीशंस को लेकर के या इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को लेकर के बात करते हैं। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की कोई बात नहीं की गई। ग्लोबलाइजेशन तो आपका WTO में है ना। तो ये यहाँ पे ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और इन्होंने नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये क्या है? प्लेड अ की रोल इन विक्ट्री ओवर अपार्थीड। तो अपार्थीड स्ट्रक्चर आपको पता है, अगर आपने गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अपार्थाइड क्या था। यहाँ पे बेसिकली क्या किया जाता था कि जो रंग भेद है, जो काले लोग थे उनसे उनको कोई काम नहीं दिया जाता था, उनको स्लेव की तरह ट्रीट किया जाता था। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है। जो काले लोग थे उनको बिल्कुल यहाँ पे हर चीज से दूर रखा जाता था, साथ में नहीं बैठना है। गांधी जी को देखो ट्रेन से धक्का दे दिया था, है ना। तो बेसिकली आईएलओ ने क्या किया यहाँ पे कि 1964 में, है ना, 1964 में इन्होंने कहा कि भैया जो साउथ अफ्रीका है ना, उसको हम किसी भी ट्रेड कमिटी में लेके नहीं बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे चलता है अपार्थाइड सिस्टम। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, अपार्थाइड को कमजोर करने में साउथ अफ्रीका में काफी अच्छा रोल यहाँ पे निभाया, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका पे प्रेशर बनाया कि आप भी अपार्थाइड सिस्टम को जल्दी जल्दी खत्म करो, अगर आपको अपने ट्रेड कमिटीज में या इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करनी है, उसमें हिस्सा लेना है, तो आपको ये सब काम जो है अपना अपार्थाइड खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया आपका, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, नो डाउट। अगले क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हम अगले वाले सेशन में करेंगे। आई होप आपको अभी तक मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो आपने नोट डाउन की होंगी। अगर कोई डाउट वगैरह आता है कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। फिलहाल मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। देखो अच्छे से मेहनत करोगे, पढ़ोगे लिखोगे, तब जाके आपको सिलेक्शन मिलेगा। ये नहीं कि मैंने 4 दिन पढ़ाई कर ली 2 दिन छोड़ दिया तो हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, है ना। अच्छे से पढ़िए, और टाइपिंग को भी साथ में करते रहो, है ना। जो लोग जेसीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो टाइपिंग को ना छोड़ें।
और क्योंकि इसमें आपका डिस्क्रिप्ट इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू वगैरह होगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। खैर फिलहाल तो अपने एग्जाम पे स्टेज 1 पे ही टारगेट करो और टाइपिंग पे ध्यान दो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।